मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की ली समीक्षा बैठक। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दी जरूरी जानकारियां। अब दोनों डोज लगाने वाले ही कर सकेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नए साल में भोपाल में कोलार को मिली खेल परिसर की सौगात। मंत्रियों ने किया निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण। जल्द किया जाएगा भूमि पूजन। विदिशा के डाइट कार्यालय में दिखी अव्यवस्था। बिना खाना खाए ही चले गए पालक। खाने का नगद भुगतान करने की अधिकारियों ने कही बात। क्षेत्रीय चिकित्सालय कोतमा कालरी का मामला। मिनी रत्न महारत्न का दर्जा हासिल अस्पताल में सिरिंज तक नहीं। प्रतिमाह लाखों रुपए कालरी प्रबंधन की खुली पोल। और अंबिकापुर में अपराधों का वीडियो हो रहा वायरल। 3 युवकों को 2 दर्जन युवक पीटते आए नजर। पुलिस पर भी किया हमला। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन की इस पहली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ने जरूरी जानकारियां देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आगे उन्होंने ये बात भी कही कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज नहीं हैं। साथ ही सीएम के निर्देश हैं कि दोनों डोज लगाने वाले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। मास्क को लेकर चलाया जाएगा रोको टोको अभियान। जिम और भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर भी सभी को दोनों डोज लगाना जरूरी है। कोशिश करके उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाए। जो प्रशासन द्वारा आइसोलेशन वार्ड है या स्थान है वहीं पर रखा जाए, जिसमें वो और संक्रमण ना फैलाए। यदि किसी के घर में बहुत अच्छी व्यवस्था तो ठीक है, पर यदि कोई छोटा घर है और परिवार में काफ़ी सदस्य हैं तो उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहें। उनकी वहाँ पूरी व्यवस्था प्रशासन करेगा। उनको चिकित्सीय बैकअप देना, उनको अच्छा भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। और इसीलिए हमारा ऐसा निवेदन है कि यदि कोई पॉजिटिव आता है तो वो जरूर जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की स्थितियां हमने, जो वार्ड हमने बनाए हैं अलग अलग जिलों में, वहाँ जाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को, बाकी मिलने वालों को संक्रमण से दूर रखें। नए साल में कोलार को खेल परिसर की सौगात मिलने जा रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और क्षेत्रीय हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने खेल परिसर के निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि कोलार की अमरनाथ कॉलोनी के पास जल संसाधन विभाग की लगभग 8 हेक्टेयर भूमि को इस परिसर के लिए चिन्हित किया गया है। रामेश्वर शर्मा ने इस निर्णय के लिए मंत्री सिलावट का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि बहुत जल्द विभागीय औपचारिकताओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक घड़ी है, जब हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी ने, जो बरसों से जमीन, जब कोलार कलियासोत डैम का निर्माण हुआ था उसके आधार पर ये जमीन को अधिग्रहण किया गया था और इस पर डेवलपमेंट शुरू करना था, लेकिन सालांतर दिन गुजरते गए और उस पर कुछ नहीं हुआ। आज मंत्री जी ने कल विधानसभा में हाउस में घोषणा की। मैं मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज उन्होंने स्थल निरीक्षण का आयोजन रखा है। मौके पर स्वयं आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं 5 लाख जनता की ओर से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की ओर से और खासकर भोपाल के खिलाड़ियों की ओर से, कि जल संसाधन जहाँ किसान के खेत को सिंचाई देगा वहीं नौजवानों को खेल मैदान में तैयार भी करेगा। विदिशा के डाइट कार्यालय में दिव्यांग बच्चों के पालकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का था। इसमें पूरे जिले से 100 पालकों को बुलाया जाना था। यहां पालकों के चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था जिला शिक्षा कार्यालय को करना थी, लेकिन पालकों ने बताया कि उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। इस संबंध में एपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वीकार भी किया कि खाने में विलंब हुआ।
जिस कारण से कुछ पालक बिना खाना खाए चले गए। अगर वे पालक उनके पास आते हैं तो वो उनको खाने का नगद भुगतान कर देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम विश्वकर्मा गंजवास दास। आप यहाँ विदिशा किस सिलसिले में आए थे? जी सर, विदिशा रितेश सर के द्वारा कोई प्रशिक्षण था पालकों का, तो किन पालकों का? जो विकलांग बच्चे उनके पालकों का। जी, प्रशिक्षण आपने अटेंड करा? जी सर। उसमें क्या जानकारी मिली आपको? उसमें जानकारी अपनी विकलांगता के बारे में दी कि किस प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। जो किस प्रकार की विकलांगता होती है उनके बारे में जानकारी मिली। और वहाँ पे बाकी क्या सुविधाएं थी? सुविधाएं तो सर कुछ भी नहीं थी। चाय आप लोग विदिशा कितने बजे आ गए थे यहाँ? हम लगभग लोग आ गए थे सर लगभग 11 बजे के आसपास। 11 बजे आ गए थे। जी सर। तो 11 बजे से आप लोग आए तो उसके बाद आपको चाय नाश्ता? कुछ भी नहीं सर, ना ही चाय दी और ना ही नाश्ता, चाय नाश्ता नहीं? कुछ भी नहीं सर। कितने बजे तक का प्रशिक्षण था? सब वही 4 बजे तक, 4-5 बजे तक। 4-5 बजे। जी। ये कार्यक्रम CWSN दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में 100 पालक उपस्थित हुए। तो मैम इसमें पूरे ज़िले के पालक आए हुए थे या सिर्फ विदिशा लोकल से थे? इसमें 7 विकास खंडों के पालक आए हैं और पालकों को हमारे द्वारा ब्लॉक में हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो लोग सभी ले करके आए हैं गाड़ी से यहाँ पर पालकों की सुविधा के अनुसार। मैम मेरे पास कुछ पालकों की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उनका कहना है बासोदा से वो आए हुए थे MRC रितेश देशमुख के थ्रू। उनको ना तो चाय मिली आने के बाद, ना नाश्ता मिला है और खाने के लिए वो वेट करते रहे और यहाँ डाइट से उनको ये मालूम पड़ा कि नाश्ते के पैकेट आ रहे हैं लेकिन वो आए नहीं। सर एक्चुअली क्या हुआ ना, खाना थोड़ा सा विलम्ब हो गया है और इसकी वजह से वो और उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना था, इस वजह से। लगभग कितने बजे खाना आ पाया था? खाना 3:15 के लगभग आ पाया, थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। लेकिन उनका कहना हमने 4, 4:15 और 4:30 तक वेट करा है। जस्ट लगभग थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि 4:30 बजे तक हमें खाना नहीं मिला। उसके बाद हमारे MRC के द्वारा हमें नाश्ता कराया गया। इस बारे में बताएं। नहीं सर, वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी स्टाफ मौजूद है, MRC लोग भी अभी उपस्थित है और आप इनसे भी चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। खाना थोड़ा सा विलम्ब हो गया था बस, बाकी तो खाना सभी को मिला है। हाँ, बासोदा ज़रूर रह गया है, बासोदा ज़रूर रह गया क्योंकि उनको जल्दी निकलना था, इस वजह से वो जल्दी निकल गए इसलिए। और क्या हुआ था, ये प्रशिक्षण एक्चुअल में DPC का प्रशिक्षण था। उनने विकलांगों के माता पिता को यहाँ बुलवाया गया था, 100 लोगों को। तो इसके उनके माता पिता को ये प्रशिक्षण देना था उनके द्वारा। उनके APC उनके प्रशिक्षणार्थी थे और उनके ही जो प्रशिक्षक थे वहाँ पर, तो उन्होंने ये बताना था कि उनके माता पिता कि आप अपने जो बेटे हैं जो विकलांग हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरह से आप पालन पोषण करें। 5 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनका कहना है कि कार्यक्रम में सिर्फ हमें जो 21 दिव्यांगताएं हैं अपनी, सिर्फ उनके बारे में जानकारी मिली। हमें भविष्य में क्या करना है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि हमने ये जानकारी दी बच्चों को क्या डाइट देना है, क्या नहीं देना है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो APC ने जो प्रशिक्षण दिया उन्होंने तो यही बताया था कि ये प्रशिक्षण देना है हमको। हमारा काम तो प्रशिक्षण अरेंज करना था, प्रशिक्षण देना तो उनको ही था। तो मतलब आप जो उन्होंने बाहर खाना खाया है, जो कि APC मैडम ने ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास कि हाँ वो लोग बिना खाना खाने गए, तो उन्हें नगद भुगतान करेंगे क्या? कर देंगे, आ जाएंगे, हम कर देंगे, खाने का भुगतान कर देंगे। तो MRC के थ्रू उनके बिल लगवा दिए जाए? नहीं, हम तो नगद ही कर देंगे भुगतान। को जो खाने का भुगतान है जितना डिब्बे का उनका पूरा नगद कर देंगे। आपका नाम? चलिए अब हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ संजीव साहू फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, विदिशा संवाददाता खबर भारत से। संजीव, पूरी बात को अच्छी तरह सुना गया, पालकों की समस्या भी सुनी गई, जो अधिकारियों ने जवाब दिए वो भी सुने गए। लगभग अगर 8 से ज्यादा का समय हो चुका है, इतने बजे तक, चूंकि उन्होंने कहा ना कि नगद भुगतान कर देंगे, तो क्या नगद भुगतान कर देने से अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है? जी मैम, ये तो पूरी तरीके से टालने वाली बात थी क्योंकि वो पालक थे बासोदा से आए हुए थे, जो कि विदिशा से लगभग 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है। आप खाने का भुगतान अप्रॉक्स 100 रुपये भी करेंगे तो वो 100 रुपये लेने कोई 45 किलोमीटर आएगा वापस जाएगा तो 100 रुपये ज्यादा तो उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये सिर्फ टालने वाली बात थी कि हम उनको नगद भुगतान कर देंगे, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि इतनी दूर से कोई 100 रुपये लेने नहीं आएगा। बिल्कुल। तो क्या कहना था पालकों की, जब हमने बातें सुनी कि वो भूखे प्यासे ही चले गए थे? 100 पालकों की गिनती थी, तो कितने लोग वहाँ शामिल हुए थे इस शिविर में, इस कार्यक्रम में? जी,
मैम इसमें सभी जो अधिकारियों से मेरी बात हुई सबके आंकड़े अलग अलग थे। मैडम ने जो मुझे बताया तो उनके अनुसार 50 पालक आए, 90 पालक आए थे जी 90 पालक आए हुए थे और जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार 95 पालक आए हुए थे। एग्जैक्ट फिगर MRC से बात हुई तो उनका कहना था कि लगभग 80 के आसपास पालक थे वहाँ पे। बिल्कुल। जी। तो और उन बच्चों की स्थिति क्या थी? क्या बच्चे साथ में आए थे? मैम कुछ पालकों के साथ बच्चे आए हुए थे क्योंकि जैसे जिनका सिर्फ एक ही बच्चा है और वो दिव्यांग है तो उनको लाना उनकी मजबूरी थी, जबकि 65 पालकों का था तो कुछ बच्चे आए हुए थे साथ। तो उन बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, मतलब ले दे के बात ये आती है कि सुबह से जितने भी लोग शामिल हुए थे वो सभी भूखे प्यासे गए। जी मैम, क्योंकि बासुदा के पालकों ने मुझसे संपर्क करा तो APC मैडम ने ये स्वीकार करा कि बासुदा पालक तो भूखे गए हैं, लेकिन वहाँ के बाकी जो पालक थे जो सभी तहसीलों से विदिशा की आए थे, सिरोन, नटेरन इत्यादि, तो उनकी एग्जैक्ट क्या स्थिति रही वो मैं आपको भी नहीं बता सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन संजीव, मुझे ऐसा लगता है ये जिम्मेदारी हम लोगों की ही बनती है। खबर भारत हमेशा ये पूरी कोशिश करता है क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा मुद्दा है कि किस तरह से प्रशिक्षण के लिए आते हैं विकलांग बच्चों के पालक। वो ऑलरेडी परेशान है अपनी स्थिति परिस्थितियों से, उनको पहले ही एक प्राकृतिक परिस्थितियों से जो हम बोलते हैं बिन बुलाई पर जो परेशानियां होती हैं उससे वो जूझ रहे हैं अपने पारिवारिक परिस्थिति से, और उस पर से रही सही कसर शासन और प्रशासन पूरी कर देता है। तो ऐसे लोगों को की क्या मदद हुई? मैं चाहूंगी कि संजीव, कल चूंकि नगद भुगतान की बात कही अधिकारी ने स्क्रीन पर, हमारे दर्शकों ने भी सुना है इस बात को, तो एक तो नगद भुगतान किया गया कि नहीं, दूसरा इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो क्योंकि ये कार्यक्रम पहला और आखिरी तो था नहीं, ये कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। तो इस खबर का असर इतना गहरा होना चाहिए संजीव कि आने वाले समय में जब भी इस तरह की गलती होने की आशंका भी हो तो अधिकारी कांप जाएं कि ऐसा ना हो कि खबर भारत का माइक हमारे पास आ जाए। जी मैम, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू संजीव जी। जमुना कोतमा SECL के क्षेत्र में संचालित क्षेत्रीय चिकित्सालय कोतमा कालरी इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आपको बता दें कि कोल इंडिया और SECL को मिनी रत्न और महारत्न का दर्जा प्राप्त है। क्षेत्रीय चिकित्सालय में क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ BMS के महामंत्री संजय सिंह का परिवार अपना इलाज कराने चिकित्सालय पहुंचे तो वहां पदस्थ डॉक्टर ने बताया कि दवा तो दूर, यहां पर इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज तक नहीं है। प्रतिमाह लाखों रुपए कालरी प्रबंधन, दवाखाना, रखरखाव, सफाई आदि की व्यवस्था पर खर्च करती है। फिर वो पैसा जाता कहां है, ये गहन जांच का विषय है। यहाँ तक कट गया रहा, लेके वो पहुँचे वहाँ पे। जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमको एक ठो चिट दिया गया डॉक्टर के द्वारा जिसमें मेरे से TT इंजेक्शन और सिरिंज तक मंगवाया गया, जबकि हम जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के। हमारे जब हम तो सोचिए आम वर्करों के साथ इनका रवैया क्या रहता है। ये 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए ये कंपनी को चूना लगा रहे हैं। ये लोग बैठ के सीधा कंपनी में लाखों रुपए के दवाइयों के नाम पे करोड़ों रुपया साल में इन्वेस्ट किया जा रहा है और हम लोग से सिरिंज मंगाया जा रहा है 2-2 रुपए वाला। समझिए कि जमुना कोतमा क्षेत्र का हॉस्पिटल की हालत अत्यंत जर्जर है। ऐसे लोगों को तुरंत सबक सिखाना चाहिए और या ऐसे लोगों को कार्य के प्रति अपने जागरूक होना चाहिए डॉक्टरों को। हमारे मित्र हैं, महामंत्री भी हैं संजय सिंह, जमुना कोतमा एरिया के महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के, उनके साथ होगा ये घटना। मतलब ये थोड़ा सोचनीय है कि जब एक जनरल सेक्रेटरी हॉस्पिटल में जाता है, एक छोटा सा TT का इंजेक्शन सिरिंज नहीं मिल पा रहा है, जबकि पेस्ट में भी काफ़ी पैसा शायद 5 या 10 हज़ार रुपये महीने का वहाँ पर है हॉस्पिटल में, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इस विषय में चर्चा भी हुई थी, वो आगे देखने की बात प्रबंधन द्वारा कही गई है, लेकिन ये सोचनी बात तो है। इस पर विचार करें कि ऐसे घटना दोबारा ना हो, क्योंकि हमारे वर्कर कर्मचारी आते हैं हॉस्पिटल में, अकस्मात कभी भी पहुंच जाते हैं, फिटनेस की ज़रूरत होती है, रात में मेडिकल स्टोर खुला है नहीं खुला है ये कह नहीं सकते हैं। अंबिकापुर में दिन दहाड़े मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में घटी इस घटना से पूरा शहर दहल उठा।
सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मणिपुर चौकी अंतर्गत गौरव पथ मार्ग पर लगभग 2 दर्जन युवकों ने 3 युवकों की लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से बेदम पिटाई कर दी। यही नहीं, बदमाशों ने पुलिस अभिरक्षा से खींचकर एक युवक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। कल शाम को मणिपुर चौकी अंतर्गत जो बस स्टैंड गौरव पथ है वहाँ पर जाने वाले रास्ते पर कुछ युवकों के द्वारा जो है करीबन 8-10 युवक रहे होंगे, उनके द्वारा 2-3 लड़कों से मारपीट की जा रही थी। उस बीच हमारा 112 का वाहन भी वहाँ से गुजर रहा था और वो एक इवेंट से वापस आ रहा था, तो उसने देखा, तो उसने जब मारपीट होते देखा तो खुद रुका है और मारपीट छुड़ाने की उसने कोशिश की है। और इस बीच वो लड़के लोग उसको लगातार मारपीट भी कर रहे थे और उसमें जो प्रार्थी हैं उसकी शिकायत पर फिर मणिपुर चौकी पर आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 294, 506, 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और साथ ही आरक्षक जो 112 में थे उनकी भी शिकायत पर हमने एक FIR शासकीय कार्य में बाधा का उसमें किया है, जिसमें आईपीसी की धारा 147 और साथ ही साथ इसमें 186, 353, 332 के का समावेश करते हुए मामले में तत्काल हमने संज्ञान लेते हुए जो उसमें आरोपी संलिप्त थे उसमें से 5 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही बाकी आरोपियों की भी। और चलिए अब हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अंबिकापुर से खबर भारत के संवाददाता मोहम्मद साजिद फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरह से खबर है, हम मोहम्मद से संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। ये वाकई बहुत शर्मनाक हरकत है उन लोगों की जिन्होंने रक्षक, पुलिसकर्मियों को रक्षक का दर्जा दिया जाता है, उनको भी नहीं बख्शा। उन पर भी जिस तरह से वीडियो हम देख सकते हैं वायरल हुआ इस वीडियो, और इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से दर्जन भर ये लोग हैं और किस तरह से इन्होंने उत्पात मचा रखा है। पुलिस अभिरक्षा में भी जो लोग थे उन पर भी हमला किया, पुलिस पर भी इन्होंने हमला किया और इस तरह की जो शर्मनाक हरकत ये शहर को दहला देने वाली है। अब आम लोगों पर इस घटना का क्या असर होगा? वो शहर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा जिस शहर की कमान संभालने वाली पुलिस और पुलिसकर्मी पर ही इस तरह की वारदात जब होती है। अंबिकापुर से आप ये तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल एक वीडियो है जो इन दिनों वायरल हुआ था और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ओबीसी विषय पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह को आगे किया गया है। उन्होंने कई दौर की चर्चा ओबीसी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से की है। हाल ही में उनके निवास पर चर्चा के दौरान उन्होंने संगठनों को बार बार ये कहते हुए असमर्थता जताई कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्हें न्यायालय ने किसी तरह का निर्देश नहीं दिया है, इसलिए सरकार न्यायालय जाने में असमर्थ है। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के हक अधिकार को लगातार लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 15 साल की सरकार ने लूटा, उसके बाद 1.5 साल कांग्रेस ने फिर लूटा और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल की सरकार ने ओबीसी को लूटने और ठगने का काम किया है। लगातार न्यायालय के नाम से गुमराह किया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश हैं, न्यायालय ने किसी जगह पे स्टे लगा दिए, जबकि हमारे लोकतंत्र में अधिकार विधानसभा को दिए हुए हैं। आज विधानसभा चल रही है, क्यों विधानसभा में नियम बना के पारित किया जाता है कि ओबीसी के अधिकार छीने ना जाएं?
ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो ओबीसी के हक अधिकार प्रभावित ना हो, जैसे हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथियों का होता है। लेकिन सरकार वही खाई बनाना चाहती है ताकि समाज आपस में लड़ते रहे, वर्ग आपस में लड़ते रहे और सरकार की तानाशाही चलती रहे, उसको किसी के हक अधिकार देने ना पड़े। ई उपार्जन केंद्रों पर फसल की तुलाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस सिलसिले में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि किसानों की फसल पुराने नियमों यानी सरल पद्धति के तहत नहीं तोली जाती है और किसानों को आ रही समस्या को हल नहीं किया जाता है तो किसान यूनियन एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। स्थिति ये जो सरकारी खरीदी केंद्र हैं, किसानों के पहले से पंजीयन हो चुके हैं, उन पंजीयनों का दोबारा से सत्यापन किया जा रहा है। अब समस्या ये है कि सत्यापन कैसे होगा? किसान कहाँ तो पटवारी को ढूंढेगा या कहाँ तहसीलदार को ढूंढेगा। अभी कुछ किसान गए थे, वहाँ तहसीलदार मौजूद नहीं है, कहाँ पटवारी को खोजेगा। इसके बाद में समस्या ये है कि पंजीयन सत्यापन के बिना उनकी धान नहीं तोली जा रही है। किसान परेशान हो रहा है और जो कहना चाहिए एक तरह से जो जमाखोरी करके बैठे हैं उनके आराम से तुल जा रहे हैं, उनसे लक्ष्य पूर्ति हो रही है। जो वास्तव में जिसके किसान की तुलना चाहिए उसकी नहीं तुली जा रही है। ये वही विषय है कि जिसमें यूपी की धान, जैसा आपको पता है कि यूपी की धान लगातार आ रही है, तो उसको रोकने के लिए शासन ने भी आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर साहब ने 2 बार आके मीटिंग ली तो वो लागू किया गया है। अब चूंकि कल 2-3 दिन से ये लागू हुई है, अभी वो प्रक्रिया की स्मूथनेस आना है उसमें। कल भी 60 से 70 लोगों के प्रमाणीकरण हो गए थे, विदिन 6 आवर्स में पटवारियों ने जांच करके दे दिए थे। अब उसमें थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन आपको पता है कि इस असुविधा के बजाय ये भी हुआ कि अभी तक वो माफिया 15,000 तक तोल देता, तो उसकी बजाय लगभग 2-3 हज़ार ही तोल पाया है। तो माफिया पे अंकुश लगाए, लेकिन ये बात भी सही है कि थोड़ा असुविधा हुई है, थोड़ा सा आदमी को वेट करना पड़ रहा है, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि सही आदमी का माल जरूर तोला जाएगा। चाहे हमें पंजीयन द्वारा, अगर पंजीयन निकल भी जाता है तो हम द्वारा पंजीयन मंगा के ही तोलेंगे। कोई भी किसान छूटेगा नहीं, पर कोई यूपी का हम मतलब हमारी पूरी भरसा पुराना तो ले नहीं। पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत, जिस तरह से किसान यूनियन ने जो आंदोलन की चेतावनी दी है, इस चेतावनी के बाद विभाग की क्या प्रतिक्रिया आई? जो डबरा अनुभाग में जो यूपी से जो धान मंगाई जा रही थी, इसकी शिकायत ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को लगी, तो उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर और इस जो प्रक्रिया को, जो इस तरह की सरल प्रक्रिया थी किसानों की जो खरीदी को लेकर, उसको जटिल बना दिया गया है। उसमें उन्होंने नियम बनाए गए हैं कि जो बगैर सत्यापन के किसी भी किसान की कोई भी फसल नहीं तोली जाएगी। तो इसके विरोध में किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये जिस तरह से आप इस तरीके से जो खरीदी की जा रही है, अब उसमें जो नियम बनाए हैं वह किसान फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें परेशानी आ रही किसानों को। तो उनके समर्थन में जो किसान यूनियन मौके पर पहुंचा और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसके बाद उन्होंने एसडीएम जो अनुविभागीय अधिकारी होते हैं, उन्होंने एक एकल खिड़की की जो शुरुआत की है, जिससे किसान सभी लोग वहां अपने अपने आवेदन देंगे और उसके बाद 8 घंटे में उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद तौल शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता है किसानों के साथ, अगर सरलीकरण नहीं किया जाता है, तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को आवेदन देंगे और पूरी जानकारी वहां पर करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। अगर इसके बाद भी अगर उनकी प्रक्रिया किसानों के साथ गलत होता है तो वह सड़कों पे आकर जाम लगाने जैसी स्थिति को अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया भरत।
छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हुए 15 निकायों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें लगभग सभी निकायों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। मुख्य रूप से 4 नगर भिलाई, चरौदा, रिसाली और बिरगांव में सभी की नजरें थी। उनमें से चारों निगमों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। वहीं नगर पालिकाओं की बात की जाए तो 6 पालिकाओं में चुनाव हुआ, जिनमें से 3 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और जामुल नगर पालिका पर बीजेपी ने कब्जा किया। वहीं राजनांदगांव के खैरागढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने बराबर की सीटें जीती। नगर पंचायतों की बात करें तो सभी 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी सीटें जीती, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के परिणामों को प्रभावित किया। 27 के अंतिम परिणाम पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का विवरण इस प्रकार है। दिलदार कुमरे इंडियन नेशनल कांग्रेस से 667, प्रहलाद विजय भारतीय जनता पार्टी 503, रमेश नाथ जनता कांग्रेस से प्राप्त मत 1403 मत प्राप्त हुए हैं। दिलदार कुमरे इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध है। वार्ड क्रमांक 27 से निर्वाचित हुए हैं। क्रमांक 27 के अंतिम परिणाम पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का विवरण इस प्रकार है। और फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि कृपया मास्क पहनकर रहें। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन तय हो गई हैं, उन गाइडलाइन का पालन कीजिएगा। नाइट कर्फ्यू का पालन कीजिएगा, 2 गज की दूरी बनाकर रखिएगा, 2 डोज पूर्ण, तभी सुरक्षा संपूर्ण। नमस्कार।